राम मंदिर चोरी के मामले में आखिरकार अब जाकर के 7 जून को खुलासा हुआ था और अब जाकर के एफआईआर हुई है तकरीबन 19 दिन के बाद में। और उसमें भी यह दिखाई दे रहा है कि प्यादों को फंसाया गया है, ऊपर वालों को बचाया गया है। यानी जो कर्मचारी हैं, मामूली हैं, जो 20-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहे थे, उनके ऊपर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। और जो ऊपर के आका बैठे हुए हैं, उनको छूने का प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आज मुहर्रम का दिन है और मुहर्रम के दिन पर हम सबको ये कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन साहब, उनके संघर्षों से, उनके बलिदान से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश की काबिल बहादुर पुलिस और उसमें उत्तर प्रदेश काबिल बहादुर पुलिस के बहादुर नौजवान ये अनुज चौधरी साहब वो ताजिया की लंबाई नाप रहे हैं। टक 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 टक, खुद फीता लेकर के खड़े हो गए हैं। ताजिया की लंबाई नापी जा रही है। और दूसरी तरफ राम मंदिर मामले में 19 दिन के बाद में आज जाकर के एक एफआईआर नसीब हुई है, लेकिन उसमें भी खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला मामला दिखाई दे रहा है। भाई, ये अनुज चौधरी साहब को भेजे, जरा वहां पर फीता वीता लेकर के जाएं, जरा नापें किसकी छाती कितने इंच की है, किसका पेट कितने इंच का हो गया, किसने कितना खा लिया, जरा इनको भेजिए वहां पर। ये मतलब ताजिया और ये सब कब तक नापते रहेंगे? इस तरीके से आपने कभी पहले 70 साल में कभी कोई विजुअल देखा था? कोई ऐसी तस्वीर देखी थी कि कोई फीता लेकर के ऐसे ताजिया नाप रहा है? यानी सारा सब कुछ आपका जोर चलेगा तो ये अनुज चौधरी वो गाहे बगाए किसी न किसी तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ न कुछ आइटम निकाल ही लाते हैं। अरे साहब, आप जाइए जरा, इतना बड़ा मामला हो रहा है। इन्होंने कुछ दिनों पहले जो एक वीडियो बनाई और वीडियो बना करके कहा कि साहब ऐसे नहीं करना है, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करना है, विदेश यात्रा नहीं जानी, जैसे प्रधानमंत्री हो। इस तरीके से बाकायदा इन्होंने संबोधित करते हुए एक वीडियो बनाई। आपको ये नहीं करना है, ये करना है, देश के साथ चलना है, ये करना है। और अब इनकी चू नहीं निकल रही है राम मंदिर मामले में। वो कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि भाई आप जो है वो संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तरीके से। वो इन्होंने अपनी तरफ से किया। लेकिन अब जरा आपकी चू भी नहीं निकल पा रही है कि जब राम मंदिर चोरी मामले में और वो 17-19 दिन बीत गए। आप तो महकमे के लोग हैं, आप तो जानते हैं कि कितने घंटे में एफआईआर हो सकती है। हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कितने घंटे में एफआईआर हो सकती है और कितने दिनों में एफआईआर हुई है, और इस मामले के अंदर किस किस पर एफआईआर होनी चाहिए और किस किस पर एफआईआर हुई है। मैं इस एफआईआर पर आऊंगा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ चेहरे जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए। मतलब इस देश के करोड़ों लोग जो हिंदू हैं, एफआईआर में आपको दिखाऊंगा, और एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के अंदर उसमें 305 है, 317 है, 317(5) है, 316(5) है, कई धाराएं उसमें लगाई गई है। चोरी करना, इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं। ये 317 वो वाला 317 नहीं है, क्योंकि अब बीएनएस की धारा है तो सब मीनिंग बदल गए सबके। इतना है सिर्फ एफआईआर जो धाराएं लगी हैं कि चोरी करना, सामूहिक रूप से जो है उसको दबाने की कोशिश करना, संगठित रूप से जो है चोरी करके और उसको गबन कर जाना, सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार करना, ये इस तरीके की धाराएं लगी हैं। बस मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें एक धारा के तहत और मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था कि भाई करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ में आपने खिलवाड़ किया? तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ में जो आपने खिलवाड़ किया है, तो क्या एक धारा जो बीएनएस की 299 है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना, वो धारा केस में नहीं जोड़ी जानी चाहिए थी? लेकिन वो नहीं जोड़ी गई है। जो सीरियस है कि भाई आपने कैसे इतना बड़ा क्राइम कर दिया, आपने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ में कैसे खिलवाड़ किया? क्योंकि चोरी चोरी नहीं है, वो कोई एटीएम नहीं है, वो कोई बैंक नहीं है, वो किसी लाला जी की तिजोरी नहीं है
कि आपने जाकर के वहां पर डाका डाला और ये लोग मान लें कि ठीक है भाई, इस तरह की आमतौर पर होती रही है। आपने राम मंदिर की तिजोरी के ऊपर डाका डाला है, राम मंदिर के दान पात्रों में डाका डाला है, आपने श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठगा है, उनको कुचला है, नोचा है। तो क्या धार्मिक भावनाएं आहत हुई है? इस मामले में एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी, वो धारा नहीं लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं लगाई गई है। सब कुछ मैं आपको आगे एक एक करके बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आसान भाषा में सारी चीज इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए तो सही कि किस तरीके से कुछ लोग खामोशी की चादर ओढ़ करके सुन रहे हैं और उनको एक छोटा सा मामला निकल करके सामने आ जाए तो फीता लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, ताजिया की जो लंबाई है वो कम होनी चाहिए। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि ताजिया लोग लेकर के जाते हैं और ऊपर हाई टेंशन तारों में ताजिया टच हो जाता है और लोग मारे जाते हैं, भगदड़ मच जाती है। और इसको लेकर के खुद मुसलमानों को जो है ये देखना चाहिए, जो मुसलमानों में अगर कोई नौजवान अगर इस तरह की हरकत करते भी है कि बहुत बड़ा ताजिया लेकर के चल पड़े और उसके बाद में उस हाइट को देखा ना जाए, तो इसको लेकर के तो खुद मुसलमानों को आगे आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई हम ताजिया अपनी सेफ्टी के हिसाब से अपने तरीके से लेकर के चलेंगे। क्योंकि हर बार जो है, हर साल तकरीबन इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हो ना हो आज भी कोई तस्वीर सामने आ जाएगी। पुलिस एहतियात के तौर पर अगर कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आप किस चीज को इशू बना रहे हैं और किस चीज पर फेविकोल पी करके बैठ गए, सवाल इस बात को लेकर के है। सवाल इस बात को लेकर के है कि कहां पर आप उछल उछल करके फुदक फुदक करके पड़ते हैं और कहां पर आप बिल्कुल व्हेल मछली की तरीके से सो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि साहब जिंदा है कि मर गए हैं, पता ही नहीं चलता है, कोई हरकत ही नहीं होती आपके अंदर, दिखाई नहीं देता कि आप कुछ कर भी रहे हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से पूरा, सबसे पहले तो एक टाइमलाइन समझ लीजिए, उसी से आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। 7 जून को जो है पहली बार खुलासा होता है, 7 जून को। 13 जून को एसआईटी बनाई गई। 1 हफ्ते का इंतजार करने के बाद, 1 हफ्ते बाद एसआईटी को कहा गया कि 15 दिन के अंदर एसआईटी अपना पूरी रिपोर्ट सौंप देगी और खुद योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं कि भाई जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती कोई नहीं बोलेगा, सब खामोश रहेंगे। लेकिन 13 जून को जब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट, प्राइमरी रिपोर्ट जब सौंपी, तो उसके अंदर कहा कि गड़बड़ी हुई है और खामियां कई स्तर पर है, अलग अलग स्तर पर है, यह कहा गया। और उसके बाद में 25 जून को एफआईआर हुई है। 19 दिन लग गए साहब इनको। और इस एफआईआर के अंदर भी आप ये देखिए जरा, ना इसमें चंपत राय का नाम है। 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, लेकिन वो खबर नहीं है। खबर यह है कि ये 3 लोग जो सीधे तौर पर इस मामले में बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि इन पर एफआईआर कम से कम होनी चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं बीजेपी के अपने भक्त, अंधभक्त, या बीजेपी के जो कट्टर समर्थक पत्रकार हैं, वो जो दिन रात मोदी जी की छाती 56 इंच की फुला फुला करके करते रहते हैं, वो सब कह रहे हैं कि भाई चंपत राय का नाम कैसे छूट गया। अब वो क्या खेल है मैं आपको अलग से बताऊंगा, अलग खबर में, कि चंपत राय का नाम कैसे छूटा है। लेकिन अभी फिलहाल सवाल करते हैं। चंपत राय का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, गोपाल राव का नाम नहीं है। तीनों जो इस मामले के अंदर टॉप मोस्ट के लोग थे उनका नाम नहीं है। और ये टॉप मोस्ट नहीं है, चंपत राय भी टॉप मोस्ट नहीं है। याद करिए, शंकराचार्य ने कहा था कि भाई चंपत राय विश्वस्त आदमी है। ये इन्होंने शपथ नहीं किया है, इन्होंने किसी के कहने पर शपथ किया है। मामला ऊपर तक जा रहा था, ये विश्वस्त आदमी ये पूरा खेल नहीं कर सकते हैं। तो वो चंपत राय को क्यों इसलिए बचा लिया गया कि भैया वो कुछ और नाम खोल देते, कुछ और नाम बोल देते, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन अब इस मामले के अंदर किस किस को जो है लपेटा गया है, इस मामले में किस किस के ऊपर एफआईआर हुई है, जरा वो देखिए। इस मामले के अंदर एफआईआर हुई है रामशंकर यादव, टिन्नू जो है चंपत राय का ड्राइवर था, उसके ऊपर एफआईआर हुई है। और इसका काम क्या था? इसका काम था दान पात्रों की देखरेख करना, बेसमेंट तक पहुंचाना और दान पात्रों में करोड़ों रुपए गबन किए हैं, यह आरोप है। और अयोध्या और आसपास के जिलों में इसने संपत्तियां बनाई है। जो कह रहा था कि भाई मेरा तो धीरे धीरे मैंने ऑटो ड्राइवर से कमा कमा करके कर लिया है। अरे कितने ऑटो ड्राइवर और होंगे अयोध्या में, कितने ई रिक्शा चलाने वाले होंगे अयोध्या में, उनका तो नहीं बन रहा है। इनका एक 70 कमरों वाला एक होटल है, अलग से 70 कमरे हैं उस होटल के अंदर। कई होटलों में पार्टनरशिप है, कई मकान है, दुनिया भर की चीजें हैं।
इन पर एफआईआर हो गई है। चंपत राय के करीबी हैं, राइट हैंड है, चंपत राय पर नहीं हुई है। लवकुश मिश्रा ये मंदिर में कर्मचारी हैं और चढ़ावा जो आता था उसको गिनने की जिम्मेदारी थी, और इनके घर से 12 लाख रुपए गोबर में बक्से के अंदर पकड़े गए थे। अनुकल्प मिश्रा ये जीजा साला हैं दोनों, लवकुश और अनुकल्प, और ये भी जो है वो पैसों की गिनती में जो है वो शामिल रहता था, और इस पर आरोप है कि चोरी करके बाथरूम के अंदर छिपाता था और इसी तरीके से इसने लाखों रुपए की संपत्ति बना ली है। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव मंदिर के कर्मचारी हैं, कैश काउंटिंग के प्रभारी थे और स्टाफ को ही संभालते थे। करुणेश पांडे ये भी मंदिर में इनकी जिम्मेदारी है, दान के रुपए को कक्ष तक पहुंचाना और उसकी गणना करना, और इन पर लापरवाही का आरोप है और अयोध्या के आसपास इन्होंने संपत्तियां खरीदी है। इसके बाद में मनीष यादव है, ये मंदिर के कर्मचारी हैं, इनके ऊपर भी जो है वो एफआईआर हुई है और 36 लाख रुपए जो है वो इनसे बरामद हुए हैं। अविनाश शुक्ला है, इनके ऊपर भी एफआईआर हुई है और दान के रुपए में चोरी करने का आरोप है, और इन्होंने भी अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी हैं। रामशंकर मिश्र, ये मिश्रा साहब जो है, इन पर भी एफआईआर हुई है और इन्होंने भी हेराफेरी की थी, ये आरोप लगे हैं। लेकिन क्या ये अपने आप से सब कुछ कर रहे थे और किसी के घर से 36 लाख मिल रहे हैं, किसी के घर से 20 लाख 15 लाख और करोड़ों रुपए की संपत्तियां मिल रही है, तो भैया जो ऊपर बैठे हुए थे क्या वो झाड़ू केवल चला रहे थे? वो सिर्फ मक्खी भगाने का काम कर रहे थे कि मक्खी नाक पर ना बैठे? कमाल है। मतलब अब देखिए मैं आपको बताता हूं धाराएं कौन कौन सी लगी है। ये आप मेरे बगल में देखिए, धारा 305 बीएनएस, इसमें ये लगती है जब चोरी किया जाता है, तो चोरी की ये धारा लगी है। धारा 306 ये कर्मचारी या सेवक के द्वारा चोरी की जाती है तो 306 लगती है। 316 गंभीर विश्वासघात अगर किया जाए तो 306 लगती है, तो माफ कीजिए 316 का 5 बीएनएस। धारा 317 4 बीएनएस चोरी की संपत्ति का कारोबार करना, उस पर ये धारा लगती है। 317 5 बीएनएस, इसके तहत चोरी की संपत्ति को ठिकाने लगाना। धारा 61 बीएनएस, इसके तहत आपराधिक साजिश करना। धारा 3-5 बीएनएस, जिसके तहत कई लोग मिलकर के अगर चोरी करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो वो इसमें लागू होती है। और धारा 13(1)(a), किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा पैसों का दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार करना। मतलब आपको लग रहा है कि इसमें कोई गंभीर धारा दर्ज हुई है? चोरी करना, संगठित होकर के चोरी करना, पैसे का गबन करना, हेराफेरी करना, इस तरह की धाराएं लगी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, आप ये बताइए बीएनएस की धारा 299 क्यों नहीं इनके ऊपर लगाई गई, जबकि धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने के मामले में ये धारा लगती है? तो क्या ये चोरी हुई है उससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची? आप सोचिए कि कोई अपनी मां के जेवर बेच करके वहां पर पैसे दे करके आया, कोई 200 किलो चांदी पूरा समाज इकट्ठा होकर के दे करके आया है, उनकी कोई भावना ही नहीं रही थी क्या? बताइए जरा आप। कमाल है साहब। और अब बड़ी मजेदार बात यह है कि कल एक खबर चली कि चंपत राय उनका इस्तीफा हो रहा है, लेकिन साहब छाती ठोक करके कहा गया कि चंपत राय जो है वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की भ्रामक बातें हैं। सुनिए, भास्कर ने इसको छापा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की इस्तीफे की खबर को मंदिर प्रभारी गोपाल राव ने खारिज कर दिया। गोपाल राव ने गुरुवार को दैनिक भास्कर से कहा कि चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मामले की जांच एसआईटी कर रही है, एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, इसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गोपाल राव कौन है? राष्ट्रपति नहीं है वो इस देश के। गोपाल राव वो खुद जांच के घेरे में है। समझ रहे आप एक बात को? मतलब एक आदमी जो ऊपर से लेकर के नीचे तक कीचड़ में सना हुआ है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। गजब है मतलब। अब सुनिए, इस मामले में कल संजय सिंह, उन्होंने एसआईटी को बाकायदा सबूत सौंपे हैं, और एसआईटी को सबूत सौंपे, तस्वीर देख लीजिए आप। और उसके बाद में एसआईटी को सबूत सौंपने के बाद में वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। नमस्कार जैन साथियों, आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए
जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था। और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा। इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण, और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, कोई सामान्य मामला नहीं है। आज जो एक रस्म अदायगी के लिए ट्रस्ट ने, ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। आवाज उठाते रहिए, प्रभु श्री राम का नारा लगाते रहिए और चंदा चोरों को जेल भिजवाने का संकल्प ले लीजिए। जय हिंद। कुल मिलाकर के सीधा सा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस एफआईआर से लोगों को यकीन हो जाएगा कि हां, अब आप आराम से चादर तान करके सो जाइए, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, एफआईआर हो गई है, उनकी पुलिस है और तहकीकात होगी और छोड़ेगी नहीं, दूध का दूध पानी का पानी होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, वसूला जाएगा, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्या लोगों को विश्वास हो जाएगा? या लोग ये देख रहे हैं कि भाई पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से बड़े लोगों को बचा लिया जाए? मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये सवाल आप बताइए कि जो कुछ अभी तक कार्रवाई आपने देखी है पिछले 20 दिनों के अंदर, पिछले 20 दिनों में जो कुछ कार्रवाई हुई है, जो कुछ बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग इस मामले में दबाई गई है, क्या आपको लगता है कि सब कुछ दिखाने की, बताने की, समेटने की, सजा दिलवाने की कोशिश हो रही है, या फिर दबाने की, बचाने की, निपटाने की, खामोश करने की और बड़े बड़े लोगों को इससे बाहर निकालने की कोशिश हो रही है? ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।